तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर संपूर्ण जो ये बुक है। मैं इससे आपको आज हिंदी की क्लास करवाऊंगी, जो मैं आज पूरी क्लास करवा दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया मैं क्लास नहीं ले पाई, बट आज से ये स्टार्ट होगी और मैं आपको डेली एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। और ये AHC का नोटिफिकेशन भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो अपनी जो तैयारी है आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी। तो फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। तय वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखिए, ग्रुप डी में 2025 में एक क्वेश्चन आया था। तो ये आंसर है इसका सी, न। कै वर्ग में आता है कै, ख, गै, घै और अणे। च वर्ग में च, छ, जय, झ और अणे। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से हर्ष स्वरों की पहचान कीजिए। तो आंसर है ए और ई। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिपीट पर रिपीट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन हर बार यहीं से आते हैं। ए, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। संयुक्त स्वर है ए, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 3, च का उच्चारण स्थान होगा। आंसर है तालु। कंठ कै, ख, ग, घ, अणे। तालु च, ख, ज, झ, अणे। नासिका ड, अणे, न, म। और इसके शॉर्ट्स जो हैं शॉर्ट ट्रिक हैं KTMDO। तो जो कंठ होता है वो कै वर्ग होता है, तालु होता है टी वर्ग, ये च वर्ग होता है। और ये जो एम मूर्धन्य होता है, डी होता है दंतव्य और ओ होता है ओष्ठ। हिंदी में मूलतः वर्ण है 52। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। वर्ण मूल उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे ए, ई, च, कै इत्यादि। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो। आंसर है ध्वनि। उपरोक्त प्रश्न तो यही है कि हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। तो डेस्क्रिप्टिव जो होता है, जो उसी में से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता रहता है। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? तो ये जो है ये क्वेश्चन गलत था। ये देख लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और 5 प्रयोग के आधार पर। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। आंसर है ओ। दिए गए विकल्पों में ओ संयुक्त स्वर है। हिंदी व्याकरण में संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। ए, आ प्लस ई बराबर ए। और आ और ई को अगर एक साथ करेंगे तो ए बनेगा। ए, आ प्लस उ बराबर ओ। ए, आ प्लस उ बराबर ओ। जबकि गै संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्षय कै, अक्षय जो बनता है वो कै और शय से बनता है। त्रय जो बनता है तय प्लस आर। और जो अज्ञा बनता है वो जय और अणे से बनता है। और जो श्रय बनता है वो गै और रै से बनता है। स्पर्श व्यंजन को डैश व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका आंसर है वर्गीय। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। रै डैश स्वर है। आंसर है हर्ष। रै ऋस्व स्वर है। वे स्वर मूल या ऋस्व या एक मात्रक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ और रै। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर होते हैं ए, बड़ी ए, ओ और औ। एक ध्वनि जो जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, इसमें स एवं बै के मध्य में आया है। रै का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। उच्चारण स्थान और वर्ण दो दंत्य व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स और रै।
मूर्धन्य होते हैं टे, ठे, डे, डे, अणे, रे, शे, रे और रे। ओष्ठ्य होते हैं पे, फे, बे, भे, मैं, ऊ और औ। तालव्य चे, छे, जे, झे, अणे, ये, से और ई और बड़ी ई। ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये होते हैं दंत्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, तालव्य और एक होता है कंठ्य। वो जो मैं पिछली बार बताया था KTM2, ये शॉर्ट ट्रिक होती हैं, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान है, ये देखिए ओष्ठ्य। ये से का उच्चारण स्थान है तालव्य, ये देखिए तालव्य, से, ई और ई। मुक्ताक्षर का उदाहरण है गा, ये मुक्ताक्षर का उदाहरण है गा। से का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है मूर्धन्य का टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे, से और रे और रे। तो ये क्वेश्चन इन्हीं में से बहुत सारे अक्षर बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं। टे वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। बुद्धाक्षर का उदाहरण है एक। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बुद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बुद्धाक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जैसे आप, नाम और एक आदि। मुक्ताक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, जैसे जो, गा, वो, रे, गो, खा आदि। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य व, कंठ तालव्य ए और ऐ, कंठोष्ठ्य ओ और मूर्धन्य टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे, से और रे। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अन्य विकल्पों के विवरण इस प्रकार है। कंठ में कै वर्ग ए, आ और है आते हैं। दंतोष्ठ्य में व आता है। कंठोष्ठ्य में ओ और अव्यय आते हैं। दंत्य में तै वर्ग ल तथा से। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33। अंतस्थ व्यंजन कहलाता है अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों और व्यंजनों के संयुक्त उच्चारणों का समावेश होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, रे, ल और व। इनका स्थान स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच में होता है। हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की मुख्यतः 3 प्रकार है, स्पर्शी, अंतस्थ एवं ऊष्म। हिंदी व्याकरण में व्यंजनों के मुख्यतः 3 प्रकार है, स्पर्शी, अंतस्थ एवं ऊष्म। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन तो बार ही पूछा जाता है। ये देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो से और है। से है, इन 4 वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे से, फिर से और फिर है। रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों में से एक है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रचना तथा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग प्रकार है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये रचना के आधार पर है। और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। अक्षय वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? तो ये है कै और शे। अक्षय एक संयुक्त व्यंजन है जो कै और शे के योग से निर्मित है। त्रय, तय और रै से, अज्ञ, जय और अणय से तथा शय, श्रय, शय और रै के योग से निर्मित है। जय, रै, लय में ध्वनियाँ किस व्यंजन भेद के अंतर्गत आती है? आंसर है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से घूमती हुई बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, रे, ल, व। ये इसकी जो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, ये कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से घूमते हुए बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इसका आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। तो स्वर है ए।
जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 13 है तथा हिंदी में 11 है, यथा ए, अ, ई, उ, ए, औ, रे, ए, ओ और अव। इनमें ए, ई, उ और रे मूल स्वर है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसे अंग्य के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार का ये चिन्ह है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। चैप्टर नंबर 2, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्पों की पहचान करें। आंसर नंबर बी और डी। दिए गए विकल्पों में ईप्सित और आत्म तत्व दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इनका शुद्ध क्रम है ईप्सित और आत्म तत्व। ये ऐसे नहीं लिखे जाते, ये ऐसे लिखे जाते हैं, ईप्सित और आत्म तत्व। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही शब्द है क्लेश। क्लेश वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो आंसर है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में विकल्प बी अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध रूप निम्न है। अशुद्ध वाक्य कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शुद्ध वाक्य रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प है। आंसर है सन्यासी। उपयुक्त विकल्पों में वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प है सन्यासी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सन्यासी ये वर्ड तो हर जो भी हिंदी का एग्जाम होता है उसमें डेफिनेटली आता ही आता है। एक ये सन्यासी और एक कवियत्री। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला विकल्प छांटिए। माणिक्य। दिए गए विकल्पों में माणिक्य शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द निरस्ता। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निरस्ता है, जबकि अन्य विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। इनका शुद्ध वर्तनी देखिए। कार्यक्रम को ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ग्रस्त ऐसे और प्राप्ति ऐसे। मेरे को अपने मामा के घर जानी है। वाक्य का शुद्ध होगा मुझे अपने मामा के घर जाना है। सही वाक्य मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। दिए वाक्य में मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप तो ये मोहन की माता जी जा रहा है, हमें चरख काटना चाहिए, सरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ये गलत है। ये देखिए मोहन की माता जी जा रही है, हमें काटना चाहिए। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ना कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। शुद्ध शब्द हस्ताक्षर। दिए गए विकल्पों में से हस्ताक्षर शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्पों के शुद्ध रूप निम्न प्रकार के होंगे। सांस्कृतिक, हस्तक्षेप एवं हास्यपद। शुद्ध शब्द है हस्ताक्षर, और ये जो सांस्कृतिक, हस्तक्षेप, हास्यपद ये रोंग है, इन्हें ऐसे लिखा जाएगा सांस्कृतिक, हस्तक्षेप एवं हास्यपद। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अध्ययन और अध्यापन हो, शहीदों का एक ये जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बना जाए के इतिहास का। विकल्पों का समुचित क्रम चुनकर एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो ये ऐसे बनेगा, सबसे पहले बी आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर ई और ए। तो ये ऐसे बनेगा। फिर दिए गए वाक्यांशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर वाक्य होगा शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। वाक्यांशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये पुरानी थी जो बहुत ही एक मच्छी पर बैठकर क्या करता था, बदलू या कार्य सदा ही। तो इसका होगा बदलू या कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो ई, सी, डी, बी, ए। तो ये देखें बदलू या कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मजदूर दिनों रात काम करता है। इस वाक्य का विशुद्ध रूप मजदूर दिन रात काम करता है। उपयुक्त वाक्य का विशुद्ध रूप होगा मजदूर दिन रात काम करता है, ना कि दिनों रात।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। तो आंसर होगा मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और ये राष्ट्रीय। तो आंसर होगा ए। दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय शुद्ध शब्द है। आपके साथ उचित न्याय होगा इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो आपके साथ न्याय किया जाएगा, तुम्हारे साथ समुचित न्याय होगा, तुम्हारे लिए पूरा न्याय किया जाएगा, आपके साथ सु अन्याय होगा। तो आंसर होगा आपके साथ न्याय किया जाएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं। देखिए 2021 में आया है, फिर दोबारा से 2022 में आया है। कृषांगी से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कृषांगी शुद्ध है। कोमलांगिनी, प्रेयसी और चातकिनी ये गलत हैं। तो इनका शुद्ध रूप होगा चातकी, ये कोमलांगी और ये प्रेयसी। वर्तनी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पौर्विक। अन्य शब्द देख लीजिए, लालायित ऐसे लिखा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठित ऐसे और दायित्व ऐसे। निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप मंत्रिमंडल होता है। मात्रेन, वक्रतकर्ण और सानंद शुद्ध शब्द है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो त्याज्य शुद्ध है, बाकी सब ये गलत लिखे हैं। तो पूर्व को ऐसे लिखा जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा, और ये पृथक ये ऐसे, और ये पृष्ठ ये ट नहीं होगा, ठ। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरा नाम आनंद कुमार जी है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार है। तो शुद्ध वाक्य होगा मेरा नाम आनंद कुमार है। अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्य त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपने के पहले श्री तथा अंत में जी लगाना अहंकार और शिष्टाचारहीनता का सूचक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रामाणिक। रामायण गलत है, लक्ष्मण भी गलत है और स्वास्थ्य भी गलत है। रामायण ऐसे लिखा जाता है, स्वास्थ्य ऐसे और लक्ष्मण ऐसे, लक्ष्मण ना कि लक्ष्मण। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। अंश, खड्डा, शांत और सकल। तो अंश शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप अंश या अंश होता है। शेष शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये जो शुद्ध है ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट होता ही होता है। जैसे सकल और ये खड्डा और ये शांत। वर्तनी के अनुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निरपेक्ष, संवाद, तरुछाया और विच्छेद। विच्छेद शुद्ध है, बाकी शब्द अशुद्ध हैं। तो इनका शुद्ध रूप देख लीजिए। शुद्ध शब्द है निरपेक्ष, संवाद और तरुछाया। ये आधा छाया आएगा, न कि तरुछाया ऐसी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। जगदात्री, चक्षुरोग, भास्कर और यावत जीवन। ये यावत जीवन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन रिपीट ही होता है। ये 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आया है। यावत जीवन शुद्ध शब्द है, जिसका अर्थ है जीवन भर। जगदात्री का शुद्ध रूप है जगतदात्री, चक्षुरोग का शुद्ध रूप है चक्षुरोग और भास्कर का शुद्ध रूप है भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है शताब्दी। श्वेतांगी ये राइट है, भुजंगी राइट है और अनाया भी राइट है। शताब्दी शब्द अशुद्ध है। ये शताब्दी बड़ी की मात्रा दी पे आएगी, न कि छोटी की मात्रा आएगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द है मुहूर्त। महत्वाकांक्षा राइट है, वांछनीय भी राइट है और सतुत भी राइट है। दिए गए विकल्पों में मुहूर्त शब्द वर्तनीगत अशुद्धि है, इसका सही रूप होगा मुहूर्त। ये मात्रा बड़ी ऊ की ऐसे आएगी, ना कि छोटी ई की मात्रा। जबकि महत्वाकांक्षा, वांछनीय तथा सतु शब्द वर्तनी वाले शब्द हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। ये प्राणीवंद, स्वामी भक्ति और सलज ये राइट है। कृत्य, कृत ये गलत है। कृत्य का शुद्ध वर्तनी होगी कृत और कृत्य। ये आधा तय और ये नहीं आएंगे, पूरा तय आएगा। ये इसमें कई बार हम जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो ये गलती से हो जाता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब माइंड पे प्रेशर होता है ना, तो ये चीज़ें हम ध्यान से देख नहीं पाते और जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं।
प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। समर ने रोटी खाई। प्रयोग की दृष्टि से सही वाक्य, समर ने रोटी खाई, ये राइट होगा। न कि रोटी खाया, न को रोटी खाई, और ये रोटी को खाया, ये गलत होगा। सुमेल ने कुत्ते को मारा, इला ने मछली मारी। प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। क और ख दोनों सही है। सुमेल ने कुत्ते को मारा और इला ने मछली मारी, दोनों वाक्य शुद्ध है। वृत्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तिरस्कार, मनोकामना, सन्मुख और प्रतिच्छाया। तो प्रतिच्छाया राइट है, बाकी सब गलत है। मनोकामना नहीं होगा, ये मनोकामना होगा, और ये तिरस्कार ऐसे लिखा जाता है, और ये सन्मुख नहीं होगा, ये सम्मुख होगा। यहाँ पे न नहीं, आधा मैं होगा, ये ऐसे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यदि आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। यदि आप चाहते तो यह कलम मैं आपको दे सकता हूँ। यदि आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। यदि आप चाहो तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। तो इसमें आंसर होगा सी। यदि आप चाहे तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ, यह वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप यहाँ से जाओ, हम खाना खा चुके हैं। हम खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, गाय का ताज़ा दूध चाहिए। तो आप यहाँ से जाओ, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा आप यहाँ से जाइए। उनकी प्रसिद्धि सारे देश भर में फैली है। इस वाक्य का शुद्ध रूप, उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैली है। ये प्रसिद्धि सारे देश भर में नहीं होगा, जब देश भर आ गया तो सारे नहीं आएगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैली है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द होगा सौहार्द। ये हिरण्यकशिपु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द यूपीएससी आरओ में भी हर बार जो एग्ज़ाम आता है उसमें डेफिनेटली आता है। हिरण्यकशिपु, तत्व और स्थायित्व, ये राइट है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध शब्द सौहार्द है, जिसका शुद्ध रूप होगा सौहार्द। ये रे यहाँ नहीं आएगा। अन्य तीन शब्द तत्व, हिरण्यकशिपु तथा स्थायित्व मात्रात्मक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये घोर संबंध, अविद्य संबंध और अद्वितीय, ये गलत है। वाक्यों से शुद्ध वाक्य है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये अब की बार यूपीएससी आरओ का जो बैक पेपर हुआ था उसमें भी ये आया था क्वेश्चन। वृत्तनी के आधार पर अशुद्ध छांटिए। गुणी, प्राप्ति ऐसा है और पक, ये राइट है। ये गुणी जो है ये गलत है, जिसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। वृत्तनी के आधार पर गुणी शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा गुणी। वृत्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द होगा प्रेयसी। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द प्रेयसी है, जबकि छत्र छाया का ये आधा छाया आएगा और एक तारा का ये एक तारा का शुद्ध रूप एक तारा होगा, ना कि एक तारा। उपरोक्त, ये उपरोक्त नहीं होगा, ये उपर्युक्त होता है। ये ऐसे लिखा जाएगा उपर्युक्त। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करिए। ये सही वर्तनी होगी कर्तव्य निष्ठा, ये बाकी सब रोंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विषय अंतर्गत, संवाद, भंडार, वाक्, ये सही है। ये विषय अंतर्गत की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा विषयांतर्गत। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये योगीराज ऐसे होगा, ये बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। मूर्धन्य, मार्धन्य, मूर्धन्य, ये गलत है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। जिजीविषा, ये क्वेश्चन भी, ये जिजीविषा भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी रिपीट होता है हर बार। तो ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये ऐसे। दिए गए विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा। तो राइट होगा प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शेष सभी अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों को अशुद्ध करने वाला शब्द निकाले। मुझे सफल होने की निराशा है। तो ये अशुद्ध जो है ये निराशा होगा।
मुझे सफल होने की निराशा है। में निराशा अशुद्ध है, इसके स्थान पर आशा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अतः शुद्ध वाक्य होगा मुझे सफल होने की आशा है, ना कि निराशा। वृत्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप होगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, ना कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वस्थ और ये स्वस्थ है। दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो निरीक्षण का जो शुद्ध रूप होगा ये बड़ी की मात्रा आएगी, ना कि छोटी की मात्रा। किस वाक्य में वृत्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ये सही है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये भी सही है। यह पत्र गोपनीय है, ये भी सही है। बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। ये आशीर्वाद जो है ये गलत है। कौन से शब्द की वृत्तनी शुद्ध है? ये कवियत्री। मैंने ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ये यूपीएससी आरओ का भी फेवरेट शब्द है। ये विलोम या वर्तनी शुद्धि या कैसे भी, ये हर बार आता ही आता है, कवियत्री। दिए विकल्पों में वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवयित्री। अन्य सभी विकल्प वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे वापस लौट आए, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, ये राइट है। वह गाने का अभ्यास करता है, ये भी राइट है। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। उपयुक्त, ये देखिए उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, उपरोक्त नहीं। उपयुक्त विकल्पों में से वे वापस लौट आए वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वे लौट आए होगा, क्योंकि इस वाक्य में वापस और लौटना में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किस वाक्य में वृत्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद लेता है, ये गलत है। दिए गए वाक्यों में उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है वाक्य में वृत्तनीगत अशुद्ध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। ये जो उज्ज्वल है ये गलत लिखा हुआ है। ये उज्ज्वल ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा, आधा जय और आधा जय, न कि पूरा जय। उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। ये उज्ज्वल भी इम्पोर्टेंट शब्द है फ्रेंड्स, ये भी हर बार क्वेश्चन में आता है। मेले में बच्चा खो गया, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो होगा बच्चा मेले में खो गया, ना कि मेले में बच्चा खो गया। अशुद्ध वाक्य मेले में बच्चा खो गया का शुद्ध रूप है बच्चा मेले में खो गया। रोगी को काटकर सेब खिलाओ, इसका शुद्ध होगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ना कि रोगी को काट कर। तो ये सब तीनों ये रोंग है। रोगी को खिलाओ सेब काट कर, रोगी को सेब खिलाओ काट कर, रोगी को खिलाओ काट कर, से भी गलत है। अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध होगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ। निम्न में से कौन से शब्द की वृत्तनी शुद्ध है? तो वाल्मीकि, ये शुद्ध है, बाकी ये सब रोंग है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। मोटा आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई। तो अशुद्ध होगा आपकी चरित्र अच्छी है, ना कि ये गलत है। आपका इसका आंसर होगा आपका चरित्र अच्छा है। ये देखिए आपका चरित्र अच्छा है। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। उसका प्राण उसका नहीं होगा, ये उसके होगा, क्योंकि जो प्राण है वो हमेशा बहुवचन में आते हैं, ये एक वचन में नहीं आते। क्योंकि प्राण शब्द बहुवचन होता है, इसलिए शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, उसके प्राण निकल गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वृत्तनी क्रमनासा क्रमनाला, ये क्रमनासा शुद्ध वृत्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वृत्तनी उरीन, उरण, उरीण और उरण, और उरण जो है ये शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है? अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। मेरा यह पत्र न मिले तो सूचित करना। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। तो शुद्ध शब्द होगा अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। मैं आज सुबह आपके घर आया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इसमें अंश कौन से अंश में त्रुटि है? तो किंतु तुम।
दिए गए वाक्य में वाक्य खंड किंतु तुम घर दृष्टि त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर किंतु आप घर का प्रयोग उचित है। शुद्ध वाक्य होगा मैं आज सुबह आपके घर आया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध है आप हमारे घर कब आओगे। तो आप हमारे घर कब आओगे, इसका शुद्ध रूप होगा आप हमारे घर कब आएंगे। बाकी सब राइट है। नहीं आज समय नहीं है, मैं कल आऊँगा, आज नहीं आ सकते क्या। अब आप ये जो है ये आंसर है, इसमें से गलत छांटना है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, तो इसमें अधिकतर फसल ये गलत है। अधिकतर फसल भाग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधिकतर शब्द का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए होता है, तो अतः शुद्ध रूप होगा अधिकतर फसलें नष्ट हो गई। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो ये जो ये सुनने की कृपा है ये गलत है क्योंकि सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है और वाक्य का आरंभ सम्मानजनक शब्द आपने से हुआ है, तो ये होगा सुनने की कृपा करो के स्थान पर सुनने की कृपा कीजिए। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो ये गलत है। कल जो आदमी को, यह भाग त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर होगा कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध है मैंने नहाना है, मैंने नहा लिया है, मैंने स्नान नहीं किया, मैंने नहाकर पूजा की, ये शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे नहाना होगा। चैप्टर नंबर 3 संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य क्रिया लिंग वचन कारक और अव्यय। ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर एक साथ होंगे और ये यूपीएससी आरओ में भी आते हैं। संज्ञा निम्नलिखित में एक सर्वनाम नहीं है, वह तुम उसने मेघ। दिए गए विकल्पों में मेघ सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम उस विकारी ये सर्वनाम की जो परिभाषा है ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ले जाती है, तो ये याद रखिए। वैसे तो आप लोगों को याद होगा लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध को से किसी भी मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। दिए गए विकल्पों में मेघ सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ये जो है ये भी आप पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो वो ऐसे देते हैं 11 12 13 14, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो 11 की जगह 13 लिख के आ जाते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संबंध जातिवाचक संज्ञा शब्द है बूढ़ा। गर्मी मंगलवार सुरेश, ये नहीं है। दिए गए विकल्पों में बूढ़ा जातिवाचक शब्द है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, नदी, लड़का, दास, मित्र आदि। शशि, ये इस तरफ सूची 1 और ये सूची 2, तो यह हमें ये देखना है कि शशि क्या है। सेना, रामचरितमानस और कृपा। तो शशि पुल्लिंग है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कृपा स्त्रीलिंग है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है पर्वत, कक्षाएं, औचित्य, निज। तो औचित्य जो है ये भाववाचक संज्ञा होगी। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था का, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मिठास, औचित्य, उमंग और प्रेम। जिससे किसी भावना का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। सिंधु, दिए गए विकल्पों में से सिंधु भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिंधु एक नदी का नाम है। और बीमारी, प्रेम, उमंग ये भाव हैं हमारे। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा। तो मित्रता, मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये देखिए बार बार ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये भी आप याद कर लीजिएगा।
कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकावट, सुंदरता, बचपन, मोटापा, जवानी, ये उदाहरण यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये सारे शब्द जो है ये भाववाचक के है। जैसे लंबाई, मिठास, समझ, चाल, फिर थकावट, सुंदरता, बचपन, मोटापा, जवानी, और ये यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, मिठास, औचित्य, उमंग, प्रेम, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो व्यक्तिवाचक जो है वो चेन्नई है। अच्छाई भाववाचक हो गया। नदी, ये भी एक समूहवाचक हो गया। और ये मकान। दिए गए विकल्पों में से चेन्नई शब्द व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गंगा, राधा आदि। एरावत हाथी, ये सूची 1 है, सूची 2 है। ये आपस में देखना है कि कौन सा किस संज्ञा के भेद पर आधारित है। तो एरावत हाथी, पहाड़ों की ऊंचाई, कुंतल का बुढ़ापा, चतुराई करने वाला खरगोश। तो इनका जो आंसर है एरावत हाथी व्यक्तिवाचक, पहाड़ों की ऊंचाई जातिवाचक, कुंतल का बुढ़ापा व्यक्तिवाचक और चतुराई करने वाला खरगोश भाववाचक। अब ये ऐसे, ये जल हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, गांधी जी हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, हड़प होगी भाववाचक संज्ञा और बच्चे हो गए जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो मनुष्य, नदी और गाय ये जातिवाचक है। गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द का नहीं है बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, काशी, राम, गांधी जी आदि। भाववाचक संज्ञा शब्द है कमाई। जो शब्द किसी वस्तु की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उपयुक्त विकल्पों में कमाई भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसके अन्य उदाहरण है मिठास, खटास, जवानी, प्यास, भूख, बचपन, खामोशी, क्रोध, चढ़ाई, चोरी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा शब्द हैं खामोशी। देखिए ये अभी डेस्क्रिप्टिव में दिया था इसका, यही क्वेश्चन फिर दोबारा से पूछ लिया गया। तो भाववाचक संज्ञा आप याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से ज़्यादा आए हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगी रक्षाबंधन। मिठास भाववाचक होगी। पुस्तक ये जातिवाचक हो गई। ये मंत्री समूहवाचक हो गए। रक्षाबंधन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फूल, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो फूल जातिवाचक में आएगा। अगर गुलाब, कमल, गुड़हल ये इस तरह से आते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते, लेकिन फूल तो जाति को संबोधित करता है। फूल जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, फूल, नदी आदि। मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। फूल कहने से सभी तरह के फूलों का तथा नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। अहम की भाववाचक संज्ञा क्या है। अहंकार। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन इत्यादि। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयव से, क्रियाओं से। अहम सर्वनाम शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा अहंकार है। रमेश कल आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी इत्यादि। दिए गए वाक्य से रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा शब्द डैश के मेल से बना है। तो सम प्लस ज्ञा। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना हुआ शब्द है। दिए गए वाक्य में से भावनात्मक संज्ञा बताइए। इस तालाब में गहराई अधिक है। तो गहराई जो है वो भावनात्मक है। इस तालाब में गहराई अधिक है में गहराई भावनात्मक संज्ञा शब्द है। यह गहरा विशेषण से बना हुआ शब्द है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द मूलतः भाववाचक होते हैं तथा कुछ अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे वीर से वीरता, मम से ममत्व। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे। तो व्यक्तिवाचक है प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे। वाक्य में प्रेमचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद है। तो यौवन जो है वो एक संज्ञा है। यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक
संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दोष आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। लाल विशेषण है, लालिमा भाववाचक संज्ञा है, अपना सर्वनाम है और अपनतु भाववाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों को भाववाचक संज्ञा में पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है, तो आंसर है हंसी। उपयुक्त वाक्य में खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा। हंसी एक भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, तो इसमें आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ताजमहल। ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। ये देखिए क्वेश्चन हाईकोर्ट ग्रुप डी में 2017 में और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में दोबारा से रिपीट हुआ है 2018 को। वाक्य में ताजमहल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, गंगा, लाल किला आदि। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो 80% क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, 20% क्वेश्चन ही न्यू आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो है पर्वत। यमुना व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक और गंगा ये भी व्यक्तिवाचक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, जो संज्ञा है, संज्ञा में हर बार क्वेश्चन जो है बस वो दो ही संज्ञाओं से पूछा गया, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये आप याद करके जरूर जाना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। ये 24-25 क्वेश्चन जो है ये जातिवाचक और भाववाचक से ही आए हैं। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखाई। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, जवानी आदि। अतः लिखना शब्द का भाववाचक लिखाई होगा। चैप्टर 2 सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है, तो निजवाचक जो सर्वनाम होगा वो होगा आप अपने भाई को लेकर आओ। दिए गए विकल्पों में आप अपने भाई को लेकर आओ वाक्य निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष में निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी। निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक, निश्चयवाचक। तो इसका आंसर होगा बी। दिए गए विकल्पों में भाववाचक जो है वो सर्वनाम नहीं संज्ञा होती है। सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि यह संज्ञा का भेद है। अन्य विकल्प प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। निम्न में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है, जो जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में दो शब्दों के जोड़ने के लिए जो संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो कि, जो, सो, जितना, जो, जहाँ, जिसका आदि। सूची 1 के रेखांकित पदों के लिए सूची 2 से सर्वनाम के उपयुक्त भेद चुनिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मेरे साथ कौन चलेगा, ये प्रश्नवाचक होगा। मैं स्वयं चलूँगा, ये निजवाचक होगा। मैं घर जा रहा हूँ, ये निश्चयवाचक होगा। वह शीला का घर है, यह पुरुषवाचक होगा। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम शब्द दिए गए विकल्पों में से छांटिए। राघव की बहन राघव के लिए किताब लाई, तो यहाँ होगा राघव की बहन उसके लिए किताब लाई, ना कि दोबारा से राघव। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द राघव के स्थान पर उचित सर्वनाम उसके का प्रयोग होगा, अतः वाक्य होगा राघव की बहन उसके लिए किताब लाई। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। बाहर कौन आया, वह अपने आप चला जाएगा, यह ले जाओ, मैं कल चला जाऊंगा। ये बाहर कौन आया ये प्रश्नवाचक होगा। अब वह अपने आप चला जाएगा यह निजवाचक होगा। यह ले जाओ यह निश्चयवाचक होगा और मैं कल चला जाऊंगा यह पुरुषवाचक होगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण, तो गुणवाचक जो है वो होगा प्रशस्त। प्रशस्त का अर्थ होता है प्रशंसा योग्य। जिन शब्दों से सर्वनाम के गुण दोष का
अर्थ प्रकट हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था क्योंकि गुणवाचक विशेषण का भेद है, न कि सर्वनाम का। तो ये क्वेश्चन ही गलत था। निपात किन्हें कहते हैं? शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अवयव को निपात कहते हैं, जिनको वे बल प्रदान करते हैं। निपात के 9 प्रकार हैं। आप, यह, कुछ, जो। तो आप जो है वो निजवाचक हो गया, यह निश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक और जो संबंधवाचक। ये देख लीजिए, आप निजवाचक, आप निश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक और जो संबंधवाचक। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्य ऐसा न हो कि कोई आ जाए के रेखांकित पद कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आज तुम्हारा अपनापन कहाँ है? रेखांकित पद अपनापन है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। आप भला तो जग भला रेखांकित पद, इसमें है निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला में इस वाक्य के रेखांकित पद आप में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। मैं आप ही चला जाऊंगा। वह कौन है जो बिस्तर पर पड़े पड़े खा रहा है? रेखांकित पद जो है संबंधवाचक। दिए गए वाक्य वह कौन है जो बिस्तर पर पड़े पड़े खा रहा है में रेखांकित पद जो में संबंध बोधक सर्वनाम है। जब हमें वाक्य में प्रयुक्त किसी सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखलाना होता है तब वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। अतः वह कौन है जो उस किनारे बैठा है। विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। रेखांकित शब्द ये दोबारा से जो पूछा गया है ये संबंधवाचक है। ये देखिए क्वेश्चन ये 2021 में भी आया है और ये दोबारा से फिर 2022 में भी आया है। ये ARO में आया है और ये RO में। यह कोई नया काम नहीं है रेखांकित पद है निश्चयवाचक। दिए गए वाक्य में यह कोई नया काम नहीं है में रेखांकित पद में निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के जिस रूप में हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह आदि। उसने कुछ नहीं खाया है रेखांकित पद, कुछ का मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के द्वारा बोधित वस्तु के बारे में कुछ निश्चय न हो पाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। रेखांकित पद है निजवाचक। अपने को होता है निजवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द अपने में निजवाचक सर्वनाम है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। पुरुषवाचक सर्वनाम डैश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। जैसे तुम मुझे पसंद हो। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे यह वह, ये वे आदि। उदाहरण यह किताब किसकी है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प असंगत है। पुरुषवाचक सर्वनाम ये क्वेश्चन 2017 में भी आया और 2018 में भी। पुरुषवाचक सर्वनाम तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ। वाक्य में तुम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग अब घर जा सकते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम है आप लोग। ये 2017 में भी आया 2018 में भी। आप लोग अब घर जा सकते हैं वाक्य में आप लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। घर कर्म है, जाना मुख्य क्रिया है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है सर्वनाम। दिए गए वाक्यों में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम में या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या इत्यादि। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी दूसरा चैप्टर मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी।